दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र की पुस्तक के तहत आरओ की परीक्षा से संबंधित जो पूर्व वर्षों की प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे थे दोस्तों। उसके तहत जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोगों ने दोस्तों एशियंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, साइंस का पार्ट दोस्तों और वर्ल्ड ज्योग्राफी को ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, जिससे संबंधित जो वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज दोस्तों हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, भारत का भूगोल, जिससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न दोस्तों हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। ध्यान से सारे प्रश्नों को आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। पहला टॉपिक है जो दोस्तों वह है हमारा सामान्य परिचय। ठीक है, पहला टॉपिक जो है वह क्या कह रहा है, सामान्य परिचय। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। क्या है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि पंजाब। ठीक है, पहला हमारा पंजाब है, दूसरा जम्मू एवं कश्मीर, फिर है राजस्थान तथा गुजरात। ठीक है, एक बार और देखेंगे। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यानी कि पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा दूसरा नंबर प्रश्न, चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ठीक है, क्या है, निम्न में से किस राज्य की सीमा जो है वह बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा बांग्लादेश से मिलती है दोस्तों, जबकि हमारी मणिपुर की सीमा यह बांग्लादेश से नहीं मिलती है। मणिपुर की सीमा किससे मिलती है दोस्तों, मणिपुर की सीमा हमारी म्यांमार देश से मिलती है। ठीक है दोस्तों, जिसकी राजधानी क्या है, नापीता। ठीक है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, तो वह है हमारा दोस्तों मणिपुर। ठीक है, मणिपुर की सीमा दोस्तों म्यांमार देश से मिलती है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे कि हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ठीक है, क्या कह रहा है, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या कथन दिया गया है। कह रहा है कि यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। ठीक है, यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, तो पहला स्टेटमेंट दोस्तों हमारा सही है। ठीक है, फिर कह रहा है कि यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। ठीक है, यह कह रहा है कि यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है, जो कि दोस्तों हमारा गलत स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, गलत स्टेटमेंट। ठीक, चलिए तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, केवल एक सही है। ठीक है, क्या है, यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। क्या, हिमालय में जो स्थित त्रिशूल शिखर है। ठीक है दोस्तों, जो दिया गया है यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है दोस्तों। यह 7500 मीटर से अधिक ऊंची ना होकर दोस्तों इसकी ऊंचाई है 7120 मीटर। ठीक है, क्या है, 7120 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ठीक है, यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए केवल एक। चलिए बढ़ेंगे अगले, चलिए दोस्तों शुरू करेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या है। चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्तों डूरंड लाइन। ठीक है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी। ठीक है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी दोस्तों, तो यह हमारा हो जाएगा भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य निर्धारित करती थी। ठीक है, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य दोस्तों डूरंड लाइन हमारी सीमा निर्धारित करती थी। ठीक है, चलिए और दोस्तों देख लेंगे हमारी डूरंड रेखा किसके तहत, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य है दोस्तों। मैकमोहन रेखा की बात करें तो भारत एवं चीन के मध्य, और मैगिनॉट रेखा की बात करें तो फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य। ठीक है, यहां देखिएगा आप लोग। चलिए भारत एवं पाकिस्तान के मध्य हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों रेडक्लिफ रेखा। डूरंड रेखा है हमारी भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य। मैकमोहन रेखा है भारत एवं चीन के मध्य, जबकि मैगिनॉट रेखा है दोस्तों फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ रेखा, डूरंड रेखा है हमारी भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य, मैकमोहन रेखा है भारत एवं चीन के मध्य, मैगिनॉट रेखा है फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य। चलिए बढ़ेंगे पांचवें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि भारत के लिए निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा असत्य है। कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे क्या क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं। कह रहा है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर कह रहा है कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है।
ठीक है, चलिए देखेंगे फिर। तीसरा स्टेटमेंट है, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, और क्या है डी स्टेटमेंट, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, जो कि बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है, वह होता है हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य में, ना कि मिजोरम राज्य में। ठीक है दोस्तों, तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, प्रश्न काल के अनुसार यदि देखें दोस्तों, प्रश्न काल के दौरान भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र था, लेकिन वर्तमान की बात करें दोस्तों तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से हमारा प्रथम राष्ट्र है। ठीक है, लेकिन इसकी भूमि जो दी गई है कि सीमा विस्तार, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, यह स्टेटमेंट हमारा सही है। और बी स्टेटमेंट भी दोस्तों हमारा प्रश्न काल के अनुसार सही है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, यह भी सही है। पर यदि जो दिया गया है कि सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, यह गलत है। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय दोस्तों कहाँ होता है, हमारा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, फिर देखेंगे निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि माही नदी जो है वह दोस्तों भारत में कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारी माही नदी है दोस्तों, यहाँ दिया गया है माही नदी, यहाँ देखिएगा क्या दिया गया है, माही नदी यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए याद रखिएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 7वें नंबर प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा 7वां नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारी सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, मणिपुर। चलिए, कर्क रेखा दोस्तों भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों आप लोग। चलिए, पहला राज्य है गुजरात, ठीक है दोस्तों, फिर है हमारा राजस्थान, ठीक है, फिर है हमारा मध्य प्रदेश, फिर है हमारा छत्तीसगढ़, फिर है हमारा झारखंड, फिर है हमारा पश्चिम बंगाल, फिर है हमारा त्रिपुरा और फिर है लास्ट में मिजोरम। ठीक है, तो हमारी कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, क्या कह रहा है हमारा भौतिक विभाजन, ठीक है, फिजिकल डिवीजन, भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन। पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से दर्रे दिए गए हैं दोस्तों और किस राज्य में वे दर्रे स्थित हैं, इनको हमको सुमेल करना है, पर इनमें से एक सुमेलित नहीं है। चलिए हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि नाथुला अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, फिर कह रहा है कि लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो सही सुमेल नहीं है नाथुला, जैसा कि हम लोग जानते हैं नाथुला किस राज्य में स्थित है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में ना स्थित होकर दोस्तों यह नाथुला जो है हमारा यह सिक्किम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जबकि लिपुलेख, माना और नीति दर्रा यह कहाँ स्थित है दोस्तों, उत्तराखंड में, रोहतांग दर्रा दोस्तों हमारा हिमाचल प्रदेश में, पालघाट हमारा केरल में दोस्तों। ठीक है, बोमडिला दर्रा जो है दोस्तों वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नाथुला हमारा कहां है, नाथुला हमारा स्थित है दोस्तों सिक्किम में। ठीक है, जबकि लिपुलेख, माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में। ठीक है, नाथुला दर्रा कहां स्थित है, यह सिक्किम में स्थित है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। हमारा सही आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। चलिए यहां देखिए, नाथुला है दोस्तों सिक्किम में, लिपुलेख है उत्तराखंड में, रोहतांग है हिमाचल प्रदेश में, पालघाट है केरल में। ठीक है, लिपुलेख, माना और नीति दर्रा यह तीनों दर्रे दोस्तों हमारा उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला कहां है, सिक्किम में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि दूसरा, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों खैबर दर्रा। ठीक है, खैबर दर्रा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों, खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों, जो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को जोड़ता है। ठीक है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, खैबर दर्रा स्थित है दोस्तों पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को एक जोड़ने वाला दर्रा है। ठीक है, तो यह पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है, जबकि थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट यह तीनों दोस्तों हमारे पश्चिमी घाट में स्थित हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, चलिए दोस्तों बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न,
कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत में जो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है वह है दोस्तों शिवालिक, जो कि किसका वलित पर्वत का उदाहरण है। शिवालिक जो है दोस्तों वह हमारी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है दोस्तों, तो भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी जो है वह है शिवालिक, जो कि किसका उदाहरण है दोस्तों, वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, यहां देखिए भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि वलित पर्वत का दोस्तों उदाहरण है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है दोस्तों हमारी अनाईमुडी। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी। ठीक है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है। इसकी ऊंचाई क्या है दोस्तों, इसकी ऊंचाई आप लोग याद रखिएगा 2695 मीटर, तथा यह कहाँ स्थित है दोस्तों, यह केरल में स्थित है, और यह चोटी दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि माउंट आबू अरावली पहाड़ियां। ठीक है, माउंट आबू अरावली पहाड़ियां। फिर कह रहा है कि कोडाई कनाल। ठीक है, कोडाई कनाल अन्नामलाई पहाड़ियां। ठीक है, कोडाई कनाल अन्नामलाई पहाड़ियां। फिर कह रहा है कि ऊटकमंड नीलगिरी पहाड़ियां, ऊटकमंड नीलगिरी पहाड़ियां। फिर कह रहा है कि शिमला पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, शिमला पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसमें जो दोस्तों हमारा आंसर है वह स्टार मार्क किया गया है, यहां देखिए। ठीक है, इसमें दोस्तों दो ऑप्शन जो हमारा बी दिया गया है और डी दिया गया है, दोनों सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या होगा दोस्तों, जो कोडाई कनाल अन्नामलाई पहाड़ियाँ दी गई है दोस्तों, यह कोडाई कनाल अन्नामलाई पहाड़ियों में नहीं बल्कि तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में स्थित पलनी पहाड़ियों में अवस्थित है। ठीक है, तो कोडाई कनाल हमारा हो जाएगा दोस्तों, यह कहाँ स्थित है, पलनी पहाड़ियों में। ठीक है, ना कि अन्नामलाई पहाड़ियों में, याद रखिएगा पलनी पहाड़ी। ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित ना होकर यह पलनी पहाड़ी जो कि कहाँ स्थित है, तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे शिमला जो दिया गया है दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी, यह पीर पंजाल श्रेणी में नहीं बल्कि कौन से श्रेणी में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, धौलाधर श्रेणी। ठीक है, कौन से श्रेणी में, धौलाधर श्रेणी में स्थित है दोस्तों। ठीक है, धौलाधर श्रेणी में यह स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा दो ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है, यानी कि कोडाई कनाल जो कि पलनी पहाड़ियों में तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में, शिमला दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी में ना स्थित होकर धौलाधर श्रेणी में स्थित है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर स्टार मार्क किया गया है। जबकि माउंट आबू दोस्तों यह अरावली पहाड़ियों में सही स्थित है। ऊटकमंड हमारी नीलगिरी पहाड़ियां, यह भी सही सुमेल है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर देखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है। चलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन जो आंसर होगा इसका वह होगा 1, 3, 2 और 4। ठीक है, अब चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम लोग देखेंगे पहाड़ियाँ और राज्य सही सुमेलन निम्नवत है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हम सभी लोग जानते हैं कहाँ स्थित है दोस्तों, मेघालय में। ठीक है, फिर कह रहा है कि मिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों, मिरी है हमारी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, मिरी हमारी कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। कह रहा है कि कोल्लई मलाई स्थित है दोस्तों तमिलनाडु में, कोल्लई मलाई स्थित है तमिलनाडु में। जबकि डालमा कहाँ स्थित है, डालमा स्थित है दोस्तों झारखंड में। ठीक है, फिर देखेंगे ध्यान से, गारो कहाँ स्थित है, गारो खासी जयंतिया स्थित है दोस्तों मेघालय में। ठीक है, मिरी स्थित है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, मिरी कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। और कोल्लई मलाई स्थित है तमिलनाडु में, डालमा स्थित है दोस्तों झारखंड में। गारो मेघालय, मिरी अरुणाचल प्रदेश, कोल्लई मलाई तमिलनाडु, डालमा झारखंड। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने सही सुमेल कर लिया है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो सियाचिन है। ठीक है, सियाचिन हिमनद हमारा सबसे बड़ा है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर, यानी कि सियाचिन हिमनद सबसे बड़ा है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। 8वां नंबर कह रहा है कि मेघालय का पठार भाग है। क्या है, मेघालय का पठार भाग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघालय का पठार जो है यह भाग है दोस्तों प्रायद्वीपीय खंड का। क्या है, मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 9वां नंबर कह रहा है कि अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है। हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों राजस्थान। ठीक है, अरावली श्रेणियां कहाँ स्थित हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों।
चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हमारे पश्चिमी घाट के संबंध में कुछ जानकारियां दी गई हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि यह एक भ्रंशोत्थक पर्वत है, पहला पॉइंट है। दूसरा कह रहा है कि इसकी पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, इसका जो पूर्वी ढाल है क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। फिर कह रहा है कि इसकी उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। ठीक है, देखेंगे कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। इसमें दोस्तों तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन डी यानी कि 1 2 3 तीनों सही होंगे। फिर से ध्यान से देखेंगे तीनों स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यह एक भ्रंशोत्थक पर्वत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है दोस्तों कि यह एक भ्रंशोत्थक पर्वत है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसकी पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, तो यह सही है दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा है कि तीसरा इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, यह भी सही है। ठीक है, फिर देखेंगे यह एक भ्रंशोत्थक पर्वत है, रिकॉल करिए आप लोग, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। क्या कह रहा है दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक है तटीय भाग, अगला हमारा टॉपिक है तटीय भाग। ठीक है, क्या कह रहा है, पहला देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। क्या है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। तो दोस्तों भारत का जो औसत समुद्र तल है यह चेन्नई तट से नापा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस तट से नापा जाता है दोस्तों भारत का औसत समुद्र तल, तो यह नापा जाता है चेन्नई के समुद्र तल से, समुद्र तल चेन्नई से हमारा। ठीक है, किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है, तो हम चेन्नई से भारत का औसत समुद्र तल नापते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। ठीक है, कह रहा है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि गुजरात, ऑप्शन सी यानी कि गुजरात का जो समुद्री तट है दोस्तों वह सबसे अधिक लंबा है, जबकि विश्व में देखा जाए तो कनाडा का तट सबसे अधिक लंबा है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, देखेंगे ध्यान से कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी गुजरात हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं। ठीक है, कह रहा है कि भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 9। ठीक है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 9। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न, चलिए दोस्तों बढ़ेंगे। कह रहा है कि भारत में तटीय राज्यों की संख्या है, क्या है, भारत में तटीय राज्यों की संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, 9। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, क्या है हमारा छठा नंबर प्रश्न, देखेंगे। कह रहा है कि भारत के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। ठीक है, उत्तर से दक्षिण इन नगरों का क्रम लगाना है दोस्तों। चलिए ध्यान से देखिएगा, पश्चिमी तट पर स्थित उपर्युक्त नगरों का उत्तर से दक्षिण क्या क्रम होगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा जंजीरा। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा जंजीरा। ठीक है, जंजीरा हमारा सबसे पहले हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। फिर हो जाएगा हमारा दोस्तों वह है हमारा सिंधुदुर्ग। फिर हमारा हो जाएगा दोस्तों सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग कहाँ है, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में। ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा दोस्तों कन्नूर। ठीक है, कन्नूर कहाँ स्थित है दोस्तों, यह केरल के कन्नूर जिले में। ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा दोस्तों नागरकोइल। नागरकोइल कहाँ है, तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा 1 यानी कि जंजीरा, फिर हो जाएगा हमारा 4 यानी कि सिंधुदुर्ग, फिर हो जाएगा हमारा कन्नूर। ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा नागरकोइल। तो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों 1 4 2 और 3। ठीक है, सबसे पहले जंजीरा, फिर सिंधुदुर्ग, फिर हो जाएगा कन्नूर, फिर नागरकोइल। आप लोग याद रखिएगा, सही जो हमारा उत्तर से दक्षिण क्रम होगा वह होगा 1 4 2 और 3, 1 4 2 और 3। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ ध्यान से देखिए क्या दिया गया है, कह रहा है कि जंजीरा जो है यह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, जंजीरा कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित है। ठीक है, कन्नूर केरल के कन्नूर जिले में, और नागरकोइल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में। ठीक है, नागरकोइल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि 7वां निम्नलिखित में से केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। क्या है, निम्नलिखित में से किसे केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसे जाना जाता है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी। दोस्तों भारत की मुख्य भूमि से लगा जो दक्षिणतम बिंदु है वह है कन्याकुमारी, जिसे केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
जो भारत की मुख्य भूमि से लगा दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है उसे हम लोग केप कमोरिन के नाम से भी जानते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, वह है 7वां यानी कि कन्याकुमारी। चलिए बढ़ेंगे 8वें नंबर प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा 8वां नंबर प्रश्न? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है या यूपीएससी में भी प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, फिर से निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग इसका क्या आंसर दिया गया है दोस्तों। इसका सही आंसर दिया गया है ऑप्शन सी, यानी कि जो अंडमान तथा निकोबार है इसको हमारा दोस्तों 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ऑप्शन सी यानी कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, 10 डिग्री चैनल दोस्तों अंडमान द्वीप समूह लघु अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह यानी कि कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा कि जो अंडमान द्वीप समूह में स्थित लघु अंडमान द्वीप है उसको निकोबार द्वीप समूह में स्थित कार निकोबार से अलग करता है। ठीक है, हमारा सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान को निकोबार द्वीपों से, अंडमान को निकोबार द्वीपों से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि राम सेतु यानी कि जो एडम्स ब्रिज है शुरू होता है। क्या है? राम सेतु एडम्स ब्रिज शुरू होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धनुषकोडी से। ठीक है, राम सेतु हमारा एडम्स ब्रिज कहां से शुरू होता है? धनुषकोडी से। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा 11वां नंबर प्रश्न? 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों? कवारत्ती। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? वह है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी है कवारत्ती। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों 12वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। क्या है? निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मिनिकॉय, जो कि कहाँ स्थित है? हमारे लक्षद्वीप राज्य में। ठीक है, जो कि एक यूटी है दोस्तों। लक्षद्वीप हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, निम्न में से कौन सा द्वीप दोस्तों भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिनिकॉय, जो कि कहाँ? हमारे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का एक द्वीप है। ठीक है, ऑप्शन सी मिनिकॉय इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? कह रहा है कि भारत के राज्य यानी कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है दोस्तों, स्टेट एंड यूटी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है? बंगलुरु। ठीक है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो कहाँ स्थित है दोस्तों? कर्नाटक के बंगलुरु में। ठीक है, कर्नाटक के बेंगलुरु में। यदि वर्ल्ड में बात करें सिलिकॉन वैली तो कहाँ स्थित है? यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। क्या है? छत्तीसगढ़ की सीमा जो है यह उभयनिष्ठ नहीं है। तो छत्तीसगढ़ की सीमा दोस्तों बिहार के साथ स्पर्श नहीं करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। जबकि छत्तीसगढ़ की सीमा दोस्तों महाराष्ट्र के साथ, उड़ीसा के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ हमारी सीमा उभयनिष्ठ है, जबकि बिहार के साथ उभयनिष्ठ नहीं है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे चौथे नंबर प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा चौथा नंबर प्रश्न? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगलुरु। ठीक है, जबकि चंडीगढ़, भुवनेश्वर और गांधीनगर हमारी दोस्तों यह एक सुनियोजित राजधानी नगर है। ठीक है, जबकि बंगलुरु हमारी सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। सही आंसर ऑप्शन सी बंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। देश के किस राज्य का हिस्सा जो दोस्तों वह हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में एनसीआर में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, जबकि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं दोस्तों वो हमारे एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के जिले हमारे एनसीआर में शामिल नहीं किए जाते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है दोस्तों राज्य और राजधानी को सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेल करेंगे दोस्तों। क्या है?
दोस्तों असम की राजधानी हम लोग जानते हैं क्या है। असम की राजधानी है दोस्तों दिसपुर, ठीक है। मिजोरम की राजधानी है दोस्तों आइजॉल। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, ठीक है दोस्तों। फिर सुमेल करेंगे, असम की राजधानी है दिसपुर, मिजोरम की राजधानी है आइजॉल, गुजरात की गांधीनगर, मणिपुर की इम्फाल। फिर देखेंगे, असम की हमारी है दिसपुर, मिजोरम की है दोस्तों आइजॉल, गुजरात की गांधीनगर, मणिपुर की इम्फाल, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखेंगे क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक क्या है हमारा, देखेंगे ध्यान से, प्रजाति और जनजातियां, ठीक है। क्या है, प्रजाति और जनजातियां। पहला प्रश्न क्या है, देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। क्या है, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि गद्दी, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि गद्दी, ठीक है। धौलाधर श्रेणी की कुछ जनजातियां यहां दी गई हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्या है, गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली और बारी, ठीक है। निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। तो यह है गद्दी। और धौलाधर श्रेणी के तहत कुछ यहाँ जनजातियां दी गई हैं दोस्तों, आप लोग रिकॉल करिएगा। कह रहा है कि गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली और बारी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित राज्य और केंद्र शासित राज्यों में से जारवा जनजाति का निवास स्थान क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार जो है दोस्तों वह हमारे जारवा जनजाति का निवास स्थान है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि चेचू जनजाति जो है वह हमारी केरल में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों, यह क्या कह रहा है, कह रहा है कि तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे झारखंड राज्य में, ठीक है, जिसकी राजधानी रांची है। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि झारखंड राज्य में, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है। क्या है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में हमारी थारू जनजाति निवास कर रही है, ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में हमारी थारू जनजाति निवास कर रही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखेंगे छठा नंबर प्रश्न है दोस्तों, आदिवासी और उनकी अवस्थिति को हम लोग सुमेल करेंगे, ठीक है। चलिए सुमेल करते हैं दोस्तों। भील जो है दोस्तों, यह भील पाई जाती है हमारी राजस्थान में, ठीक है। गोंड कहाँ पाई जाती है, गोंड पाई जाएगी दोस्तों हमारी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। लिम्बूस जो है यह कहाँ पाई जाएंगी, लिम्बूस हमारी पाई जाएंगी दोस्तों सिक्किम में। और कोनियाक जो है यह नागालैंड में पाई जाएंगी। फिर से सुमेल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। भील है हमारी राजस्थान में, गोंड है छत्तीसगढ़ में, लिम्बूस है सिक्किम में, कोनियाक है नागालैंड में, ठीक है। फिर से भील है राजस्थान में, गोंड है हमारी छत्तीसगढ़ में, लिम्बूज है हमारी सिक्किम में, कोनियाक है हमारी नागालैंड में, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग 2, 3, 4 और 1, ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा ध्यान से, आदिवासी और उनकी अवस्थिति क्या दिया गया है। भील हम लोग सुमेल करेंगे राजस्थान से, गोंड छत्तीसगढ़ से, लिम्बूज सिक्किम से, कोनियाक नागालैंड से, ठीक है। भील जनजाति दोस्तों राजस्थान के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में भी पाई जाती है। याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ राजस्थान के जगह पे गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी दे सकता है परीक्षा में, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। भील है राजस्थान से, गोंड है छत्तीसगढ़ से, लिम्बूज है सिक्किम से, कोनियाक है नागालैंड से, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है दोस्तों अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम। क्या है, अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम। चलिए पहला प्रश्न क्या है, गंगा नदी उदाहरण है, ठीक है। गंगा नदी उदाहरण है दोस्तों पूर्ववर्ती अपवाह का, ठीक है। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। गंगा नदी जो है दोस्तों यह हमारी पूर्ववर्ती अपवाह का एक उदाहरण है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है। क्या है, फिर देखेंगे, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सतलज और काली,
क्या है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सतलज और काली। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सतलज और काली के बीच दोस्तों हमारा कुमायूं हिमालय स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि स्थल और नदियों का संगम। ठीक है, स्थल और नदियों का संगम। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर है वह स्टार मार्क किया गया है। ठीक है, स्टार मार्क किया गया है। चलिए हम लोग डिटेल देख लेंगे दोस्तों, क्या इसका दिया गया है, एक बार डिटेल हम लोग देख लेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इसका आप लोग आंसर देख लीजिए, स्टार मार्क किया गया है। ठीक है, लेकिन हम लोग सही सुमेल देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो दिया गया है दोस्तों रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग दोस्तों हमारा सुमेल हो जाएगा अलकनंदा और मंदाकिनी से। ठीक है, देखेंगे ध्यान से, रुद्रप्रयाग हमारा सुमेल हो जाएगा अलकनंदा और मंदाकिनी से। ठीक है दोस्तों, नंद प्रयाग जो होगा दोस्तों यह हमारा सुमेल होगा विष्णु गंगा मंदाकिनी। दोस्तों यह गलत दिया गया है, यहाँ विष्णु गंगा के स्थान पर अलकनंदा और मंदाकिनी जो होगा यह सही होगा। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर स्टार मार्क किया गया है। यहाँ देखिएगा, नंद प्रयाग जो है दोस्तों वह विष्णु गंगा मंदाकिनी के संगम पर स्थित ना होकर अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित होगा। ये इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों देखिए, फिर देखेंगे कर्ण प्रयाग जो है यह अलकनंदा और पिंडर के नदी पर, पिंडर के संगम पर स्थित है। ठीक है, और देवप्रयाग हमारा भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा आप लोग, हम लोग फिर से देख लेंगे। चलिए, रुद्रप्रयाग जो है दोस्तों वह अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। ठीक है, फिर कह रहा है कि नंद प्रयाग, तो नंद प्रयाग दोस्तों हमारा विष्णु गंगा मंदाकिनी के संगम पर स्थित ना होकर अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर है कर्ण प्रयाग, यह अलकनंदा और पिंडर के संगम पर स्थित है। फिर है देवप्रयाग, यह भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन आयोग ने इसका आंसर बी माना था, जबकि हम क्या सही है हमने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न, चलिए ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अलकनंदा नदी के तट पर। अलकनंदा नदी के तट पर दोस्तों हमारा बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। क्या है हमारा, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, पांचवा नंबर प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि यमुना नदी का उद्गम स्थान है। ठीक है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि बंदरपूंछ। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बंदरपूंछ। ठीक है, यमुना नदी दोस्तों यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूंछ चोटी के पास से उद्गमित हुई है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूंछ चोटी के पास से उद्गमित हुई है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। छठवां नंबर प्रश्न है दोस्तों, यह कह रहा है कि कथन और कारण। ठीक है, कथन और कारण का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। कथन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। यह हमारा कथन सही दिया गया है दोस्तों कि पश्चिमी घाट की नदियां दोस्तों डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, यह एस्च्यूरी यानी कि ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। ठीक है, कारण आर हमारा क्या कह रहा है कि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। ठीक है, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। कारण भी इसका सही दिया गया है दोस्तों, और कारण जो है दोस्तों वह कथन की सही व्याख्या करता है। फिर देखेंगे ध्यान से हम लोग, कथन क्या है, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, यह सही है दोस्तों, कथन सही दिया गया है। कारण क्या है कि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं, यह भी कारण हमारा सही है, यानी कि कारण कथन की सही व्याख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे सातवें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा सातवां नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि हमारी नर्मदा नदी जो है यह पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखेंगे। आठवां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, क्या है, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है हमारी हुगली। ठीक है, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है हमारी हुगली। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हुगली। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि कावेरी नदी का उद्गम है। ठीक है, कावेरी नदी का उद्गम है, तो कावेरी नदी का उद्गम है दोस्तों ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। ठीक है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है दोस्तों, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। चलिए 10वें नंबर प्रश्न की तरफ।
चलिए दोस्तों, 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? क्या है? कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो हमारा आंसर दोस्तों आप देखेंगे यहाँ स्टार मार्क किया गया है, ठीक है। इसमें जो कोई भी ऑप्शन है वह सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो कृष्णा नदी जल विवाद है यह 2 राज्यों के मध्य ना होकर 3 राज्यों के मध्य है, ठीक है। चलिए इसका डिटेल देखेंगे क्या दिया गया है। कह रहा है कि कृष्णा नदी जल विवाद दोस्तों आंध्र प्रदेश तत्कालीन, ठीक है, प्रश्नकाल के समय, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य वर्ष 1957 से चल रहा है। जबकि हमारे ऑप्शंस में 2 राज्य दिए गए हैं जो कि गलत है दोस्तों, चारों ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। कृष्णा नदी जल विवाद आप लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश, ठीक है, तत्कालीन, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में, ठीक है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य दोस्तों यह 1957 से चला आ रहा है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर जो होगा वह होगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? क्या है? कह रहा कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी दोस्तों सबसे लंबी नदी है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वह है हमारा ऑप्शन सी, ठीक है, गोदावरी। लगभग कितनी? 1465 किलोमीटर, ठीक है। गोदावरी नदी दोस्तों, गोदावरी नदी हो जाएगी हमारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सबसे लंबी नदी है? गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई है दोस्तों 1465 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 12वां नंबर कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी हम लोगों ने अभी ऊपर देखा, क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि गोदावरी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। चलिए 13वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है दोस्तों, कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। चलिए तो देखेंगे दोस्तों, भीमा जो है यह भी है दोस्तों, डॉन जो है वही यह भी है हमारी कृष्णा नदी की सहायक, तुंगभद्रा है यह भी कृष्णा नदी की सहायक है, जबकि जो तेल नदी है यह हमारी कृष्णा नदी की सहायक ना होकर यह महानदी नदी की सहायक है, ठीक है दोस्तों। महानदी नदी की सहायक है दोस्तों हमारी तेल नदी, ठीक है। भीमा, डॉन, तुंगभद्रा दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा 14वां नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? क्या है? निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दामोदर। क्या है? निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? तो यह हो जाएगा दोस्तों भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है दामोदर, ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 15वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेह अवस्थित है। क्या है? लेह अवस्थित है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंधु नदी के दाएं तट पर, ठीक है। लेह अवस्थित कहाँ है दोस्तों? तो सिंधु नदी के दाएं तट पर हमारा लेह अवस्थित है, यानी कि सिंधु नदी के दाएं तट पर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 16वें नंबर प्रश्न की तरफ कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों यह, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सतलज नदी जो है वह हमारी हिमालय के सभी श्रेणियों को काटती है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? क्या कह रहा है? भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चिनाब नदी पर, ठीक है। किस नदी पर? चिनाब नदी पर दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, ठीक है। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बन रहा है? तो यह बन रहा है दोस्तों चिनाब नदी पर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। चलिए दोस्तों देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि 18वां जो प्रश्न है, बेतवा नदी मिलती है। क्या है? बेतवा नदी मिलती है। तो बेतवा नदी मिलती है दोस्तों हमारी यमुना से, ठीक है। बेतवा नदी किससे मिलती है दोस्तों? यमुना से, ठीक है। सोन जो है दोस्तों विकल्प में दी गई जो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से सोन किसकी सहायक है? सोन है दोस्तों हमारी गंगा की सहायक है, जबकि केन, बेतवा एवं चंबल आप सभी लोग जानते हैं यमुना की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी यमुना की सहायक हैं? वह है दोस्तों केन, बेतवा एवं चंबल, जबकि सोन जो है दोस्तों वह गंगा की सहायक है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा कि बेतवा नदी मिलती है दोस्तों बी ऑप्शन यमुना से, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? 19वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी दोस्तों भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि तापी जो नदी है दोस्तों यह भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तापी नदी दोस्तों मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से हमारी तापी नदी निकलती है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है? कह रहा है कि भीतर
कनिका गरान के संदर्भ में, क्या है, भीतर कनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए विचार करते हैं दोस्तों। क्या दिया गया है, कह रहा है कि यह वंशधारा और सुवर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। क्या है, यह वंशधारा और सुवर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। ठीक है, फिर कह रहा है कि यह पश्चिमी बंगाल में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, यह पश्चिमी बंगाल में अवस्थित है। दोनों हमारा जो स्टेटमेंट दिया गया है दोनों ही दोस्तों सही नहीं है। ठीक है, दोनों ही जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया है यह सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, जो भीतर कनिका गरान है दोस्तों यह उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में, ठीक है, भीतर कनिका गरान जो है यह उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में दोस्तों ब्राह्मणी और वैतरणी और महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। कौन कौन सी नदियां हैं, ब्राह्मणी, वैतरणी और महानदी डेल्टा के क्षेत्र में स्थित हैं। जबकि यह मैंग्रोव वनों के लिए भी प्रसिद्ध है दोस्तों। जो भीतर कनिका गरान है यह मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है और यह एक रामसर स्थल भी है दोस्तों। ठीक है, अतः प्रश्नगत दोनों कथन सही नहीं है। भीतर कनिका गरान कहाँ है, उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्राह्मणी, वैतरणी और महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है और यह मैंग्रोव वनों के लिए भी प्रसिद्ध है। और याद रखिएगा कि यह एक रामसर स्थल भी है दोस्तों। ठीक है, रामसर साइट भी है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। ठीक है, चलिए क्या है हमारा 21वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 21वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। क्या है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि महानदी। ठीक है, महानदी, महानदी दोस्तों उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, 22वें नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि महानदी। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि महानदी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 23वें नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा कि निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों कोसी नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी, जो कि कहां बहती है दोस्तों, बिहार में। इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। चलिए बढ़ेंगे चलिए दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी है जो दोस्तों वह उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। जबकि ऑप्शन में दिए गए सोन नदी, हिंडन नदी, शारदा नदी यह हमारे उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होती हैं। गंडक नदी हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती। सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। क्या है, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है दोस्तों, तो यह निकलती है हमारी दोस्तों विहार झील से। कौन से झील से, विहार झील से। ठीक है, मीठी नदी दोस्तों मुंबई स्थित विहार झील के अधिप्रवाह से उद्गमित होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि विहार झील हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा 26वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है दोस्तों वह सर्वाधिक है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि सोन नदी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि सोन नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला हमारा क्या टॉपिक है देखेंगे ध्यान से। कह रहा है अगला टॉपिक है प्रपात और झीलें। ठीक है दोस्तों, अगला जो टॉपिक है यह है हमारा प्रपात और झीलें। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि चिल्का झील स्थित है। क्या है, कह रहा है कि चिल्का झील स्थित है दोस्तों। तो चिल्का झील कहाँ स्थित है, चिल्का झील है दोस्तों भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित खारे पानी की लैगून झील है। ठीक है, जो चिल्का झील है दोस्तों यह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित खारे पानी की लैगून झील है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका उड़ीसा जो है दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित चिल्का झील खारे पानी की लैगून लेक है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों, देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो हमारी भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है वह दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित वूलर झील। क्या है, जम्मू कश्मीर में स्थित वूलर झील दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है, झील और उसकी अवस्थिति। ठीक है,
लोनार दिया गया है मध्य प्रदेश में, नक्की दिया गया है गुजरात में, कोलेरू दिया गया है आंध्र प्रदेश में, पुल्लिकट दिया गया है केरल। लोनार हम लोग जानते हैं दोस्तों यह कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित ना होकर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, लोनार लेक कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित ना होकर दोस्तों यह महाराष्ट्र में। जबकि नक्की झील दोस्तों यह हमारा नक्की झील कहाँ पे है, नक्की झील राजस्थान में है, जबकि यहाँ गुजरात दिया गया है दोस्तों। कोलेरू जो है यह हमारा आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक है, इसमें से एक ही जो दोस्तों है वह सही सुमेल है, वह है हमारा कौन सा, ऑप्शन सी। ठीक है, कोलेरू जो है वही हमारा सही सुमेल है, बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं यह गलत है। ठीक है, लोनार हम लोग कहाँ स्थित है, लोनार स्थित है महाराष्ट्र में, नक्की है राजस्थान में, पुल्लिकट कहाँ स्थित है दोस्तों, पुल्लिकट केरल में ना स्थित होकर आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। फिर देखेंगे लोनार कहाँ है, महाराष्ट्र में, नक्की कहाँ है, राजस्थान में, पुल्लिकट कहाँ है, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर, जबकि कोलेरू आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह सही सुमेल है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या दिया गया है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि चित्रकोट जलप्रपात स्थित है। क्या है, चित्रकोट जलप्रपात स्थित है। ठीक है, तो चित्रकोट जलप्रपात स्थित है दोस्तों, यह है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि छत्तीसगढ़ में स्थित बस्तर जिले में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थित बस्तर जिले में दोस्तों हमारा चित्रकोट जलप्रपात स्थित है। ठीक है, यह फैक्ट आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि इस जलप्रपात को हम लोग भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। इस जलप्रपात को हम लोग भारत का नियाग्रा भी कहते हैं, चित्रकोट जलप्रपात को, जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर। नदी भी याद रखिएगा क्या है, फिर से रिकॉल करेंगे, चित्रकोट जलप्रपात हमारा स्थित है दोस्तों कहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट और इस जलप्रपात को दोस्तों हम लोग भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि चित्रकोट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है, तो यह हो जाएगा आंसर हमारा इंद्रावती नदी पर। हम लोगों ने अभी ऊपर देखा। ठीक है, ऑप्शन सी इंद्रावती नदी कहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर चित्रकोट जलप्रपात स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 6वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। राज्य और गर्म झरने दिए गए हैं। ठीक है, दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण, उड़ीसा में तप्ता पानी, महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी और गुजरात में नारायणी। ठीक है, गुजरात में नारायणी। ठीक है, चलिए यह जो हमारा ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों यह सही सुमेल नहीं है, जबकि हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है यह सही सुमेल है। उड़ीसा जो तप्ता पानी दिया गया है यह भी सही सुमेल है दोस्तों। महाराष्ट्र में जो ब्रजेश्वरी दिया गया है यह भी सही सुमेल है, जबकि गुजरात में नारायणी सही सुमेल नहीं है दोस्तों। ठीक है, फिर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में हमारा मणिकर्ण स्थित है, यह सही है। उड़ीसा में तप्ता पानी यह सही सुमेल है। महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी यह सही सुमेल है। गुजरात में नारायणी सही सुमेल नहीं है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, कल जलवायु। ठीक है, क्लाइमेट। क्या है, जलवायु, क्लाइमेट। कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। अहमदाबाद, कोची, लुधियाना, तेजपुर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 2, यानी कि कोची और तेजपुर। ठीक है, कोची और तेजपुर। कोची कहाँ स्थित है, कोची स्थित है केरल में। तेजपुर कहाँ स्थित है दोस्तों, तेजपुर स्थित है हमारा असम में। ठीक है, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है, तो यह अनुभव होता है दोस्तों कोची यानी कि केरल, तेजपुर यानी कि असम, यानी कि हमारा सही आंसर 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां आंसर देखते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। यहाँ आंसर दिया गया है दोस्तों कि डी केवल 2 और 4। ठीक है, डी केवल 2 और 4। ठीक है, इसका सही आंसर होगा केवल 2 और 4, यानी कि कोची और तेजपुर। कोची केरल, तेजपुर असम। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा दूसरा नंबर प्रश्न, देखेंगे। कह रहा है कि भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है। क्या है, भारत में मानसून की उत्पत्ति दोस्तों निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है। सही आंसर ऑप्शन ए, यानी कि दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम जो मानसूनी पवने हैं इसके द्वारा दोस्तों भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है, यानी कि दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों।
काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। प्रश्न बनते हैं यहाँ से। प्राकृतिक आपदाएं यानी कि नेचुरल डिजास्टर्स क्या है? प्राकृतिक आपदाएं यानी कि नेचुरल डिजास्टर्स क्या है? कह रहा है कि सन 2004 की जो सुनामी थी दोस्तों, भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? कह रहा है कि जो हमारी सन 2004 की सुनामी थी उसके द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में। ठीक है, कोरोमंडल तट हमारा तमिलनाडु में जो स्थित है दोस्तों, वह सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत में सबसे अधिक दुष्प्रभावित हुआ था। ठीक है, और यह सुनामी कब आई थी दोस्तों? 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में। ठीक है दोस्तों, जिससे हमारा भारत का कोरोमंडल तट सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था। चलिए, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है? चलिए दोस्तों, ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों मिट्टी। ठीक है, मिट्टियाँ। ठीक है, देखेंगे यानी कि सॉइल। ठीक है, मिट्टियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? ठीक है, क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, झांसी में। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा कि निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि झांसी जिले में हमारी मार मृदा पाई जाती है। चलिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि लेटराइट मिट्टी मिलती है। क्या है? लेटराइट मिट्टी मिलती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, लेटराइट मिट्टी कहाँ मिलती है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि महाराष्ट्र में हमारी लेटराइट मिट्टी मिलती है दोस्तों। ठीक है, लेटराइट मिट्टी ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। चलिए, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा तीसरा नंबर प्रश्न? कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? क्या है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो इसका सही आंसर जलोढ़ मृदा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जलोढ़ मृदा जो है वह भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, बढ़ेंगे चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है? क्या है? काली कपास मिट्टी दोस्तों निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रेगुर। ठीक है, ऑप्शन डी, यानी कि काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या रेगड़ भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो रेगुर नाम से। ठीक है, रेगुर नाम से, जिसको दोस्तों हम लोग रेगुर या रेगड़ नाम से। ठीक है, और इसी को दोस्तों काली कपास मिट्टी को हम लोग उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या? उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मिट्टी के नाम से भी हम लोग काली कपास मिट्टी को जानते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा रेगुर। चलिए, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा नंबर प्रश्न है दोस्तों मिट्टी और राज्य को हम लोग सुमेल करेंगे। ठीक है, क्या है? चलिए देखेंगे। कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी दोस्तों कहाँ पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी हमारी पाई जाती है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, फिर पाई जाती है काली मिट्टी। कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाएगी दोस्तों, काली मिट्टी है हमारे महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, फिर कह रहा है कि लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी पाई जाएगी दोस्तों आंध्र प्रदेश में। और मरुस्थलीय मिट्टी हम सभी लोग जानते हैं राजस्थान, जहाँ पे हमारा थार मरुस्थल स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से सुमेल करेंगे। जलोढ़ जो है दोस्तों यह है हमारा उत्तर प्रदेश से सुमेल हो जाएगा। काली हमारी महाराष्ट्र में। ठीक है, लाल हमारा आंध्र प्रदेश, मरुस्थली हमारा राजस्थान। फिर से जलोढ़ उत्तर प्रदेश, काली महाराष्ट्र, लाल हमारा आंध्र प्रदेश, मरुस्थली राजस्थान। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 2, 3, 4 और 1। चलिए, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा, देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों, ठीक है, छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, यानी कि जो हमारा सॉइल डिग्रेडेशन होता है दोस्तों उसको रोका जा सकता है। किस प्रकार से? तो उसको रोका जा सकता है दोस्तों सबसे अच्छे तरीके से वन रोपण से। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो मृदा क्षरण होता है यानी कि जो सॉइल डिग्रेडेशन होता है उसको रोका जा सकता है ऑप्शन सी, यानी कि वन रोपण से। ठीक है, वन रोपित करके दोस्तों हम लोग सॉइल डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। ठीक है, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वन रोपण से। कई बार पूछा गया है यह प्रश्न दोस्तों। चलिए, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? 7वां नंबर प्रश्न है दोस्तों विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम है। क्या है? विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृत्तिका। ठीक है,
मृतिका हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले, ठीक है, फिर हो जाएगा गाद, ठीक है, फिर हो जाएगा बालू, ठीक है। मृतिका जिसको हम लोग क्ले भी कहते हैं दोस्तों, गाद जिसको हम लोग सिल्ट भी कहते हैं, बालू जिसको हम लोग सैंड भी कहते हैं, सैंड, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा मृतिका हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा गाद, फिर हो जाएगा हमारा बालू। सबसे पहले मृतिका, फिर गाद, फिर बालू, यानी कि क्ले, सिल्ट और सैंड। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखिएगा क्या है। 8वां नंबर प्रश्न दोस्तों कथन कारण का प्रश्न है। चलिए ध्यान से देखिएगा कथन क्या कह रहा है। कह रहा है कि मिट्टी की प्रजातियों में से मृतिका अधिकतम जल धारण करती है। क्या है? मिट्टी की प्रजातियों में से मृतिका जो है वह अधिकतम जल धारण करती है दोस्तों, ठीक है। तो ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। हम लोगों ने अभी ऊपर देखा कि मृतिका की जल धारण क्षमता सबसे अधिक है, ठीक है। मिट्टी की प्रजातियों में से मृतिका अधिकतम जल धारण करती है। कारण दिया गया है कि मृतिका में रंध्राकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं। क्या है? मृतिका में रंध्राकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। कारण जो दोस्तों दिया गया है यह गलत दिया गया है, ठीक है। कारण जो है यह हमारा गलत दिया गया है, ठीक है दोस्तों। जबकि कथन है कि मिट्टी की प्रजातियों में से मृतिका अधिकतम जल धारण करती है, यह हमारा सही है, ठीक है। चलिए देखेंगे इसका आंसर क्या दिया गया है, देख लेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या दिया गया है इसका आंसर। चलिए इसका आंसर दिया गया है दोस्तों ए सत्य है, ठीक है। सी जो हमारा ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। ए सत्य है किंतु कारण जो है दोस्तों यह असत्य है, ठीक है। कारण जो है दोस्तों यह हमारा असत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। याद रखिएगा अगला जो टॉपिक है दोस्तों वह है हमारा प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वह है हमारा प्राकृतिक वनस्पति। चलिए देख लेंगे ध्यान से। कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी, क्या है? पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? क्या है? पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि देवदार, ठीक है। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में दोस्तों जो हमारा देवदार वृक्ष है इसकी बहुलता पाई जाती है, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, ठीक है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल सही सुमेल है, भीतरकनिका उड़ीसा सही सुमेल है दोस्तों, वेम्बनाद कर्नाटक और पिचवरम तमिलनाडु, ठीक है। वेम्बनाद दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं यह कर्नाटक से सुमेल नहीं होगा, यह गलत सुमेल किया गया है। वेम्बनाद कहाँ स्थित है दोस्तों? वेम्बनाद केरल में, ठीक है। फिर से देखेंगे, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, भीतरकनिका उड़ीसा, पिचवरम हमारा तमिलनाडु, जबकि वेम्बनाद जो है दोस्तों यह कर्नाटक में स्थित ना होकर केरल में स्थित है, ठीक है। फिर से देखेंगे, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, भीतरकनिका उड़ीसा, पिचवरम तमिलनाडु, वेम्बनाद कर्नाटक में स्थित ना होकर केरल में स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, व्याख्या क्या कह रहा है। सही सुमेलन इस प्रकार देख लेंगे हम लोग क्या क्या है। सुंदरबन दोस्तों कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, भीतरकनिका उड़ीसा या उड़ीसा में, पिचवरम तमिलनाडु में, वेम्बनाद हमारा केरल में, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सिंचाई एवं नहरें, कह रहा है कि जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। क्या है? जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों PWP सिंचाई, PWP सिंचाई, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ दिया गया है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है दोस्तों PWP सिंचाई को, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा? कह रहा है कि हरिके बराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? कई बार पूछा जा चुका है। हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यास और सतलज। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? व्यास और सतलज, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? क्या है? निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? सही आंसर ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। क्या है? ऑप्शन ए यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है दोस्तों। चलिए जो कि किस राज्य, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से दोस्तों कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं यह भी याद रखिएगा कि पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की यह सम्मिलित परियोजना है और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? कह रहा है कि शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी 1, 2, 3। चलिए देखेंगे क्या दिया गया है।
कृषि उत्पादन बढ़ाना बिल्कुल सही है। कह रहा है कि बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, यह भी सही है। कह रहा है कि भू प्रबंधन का सुधार, यह भी सही है। फिर देखेंगे कृषि उत्पादन बढ़ाना बिल्कुल सही, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना बिल्कुल सही, भू प्रबंधन में सुधार, यह भी सही है दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा तीनों ऑप्शन जो दिया गया है वह सही है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कि ऑप्शन डी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला? चलिए दोस्तों, कह रहा है कि हरियाली एक नई योजना है। क्या है? हरियाली जो एक नई योजना है दोस्तों, यह किस चीज़ से संबंधित है, यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, हरियाली एक नई योजना है तो यह है दोस्तों, हरियाली जो योजना है दोस्तों, यह बंजर भूमि के विकास के लिए जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना है। क्या है? हरियाली योजना बंजर भूमि के विकास के लिए जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि हरियाली योजना जो है यह दोस्तों बंजर भूमि विकास के लिए है। हरियाली योजना क्या है दोस्तों? बंजर भूमि विकास के लिए है। ठीक है दोस्तों, हरियाली योजना बंजर भूमि विकास के लिए जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इसको यहीं तक रोकते हैं। बाकी जो इसका बचा हुआ पार्ट है दोस्तों, उसको हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में कोशिश करेंगे कि पूरे प्रश्न को हम लोग कवर कर लें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।